नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का स्वागत एक बार फिर से परिहार विजय पथ में। इससे पहले के वीडियोस जो मैंने डाला था, जेसीओस गजेटेड पे स्केल, नॉन गजेटेड, 1 लाख से ऊपर व्यूज उसमें आए और लगातार कमेंट्स आप लोग दे ही रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति राजपत्रित अधिकारी को पे कमीशन में धीरे से नॉन गजेटेड कर दिया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल को किस प्रकार 7th सीपीसी में ऊपर ले गए, यानी पे बैंड 4 में ले गए। आप लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि 2016 में जब 7th सीपीसी आई, 7th सीपीसी कमीशन दिया, तो उसमें डिफेंस को छोड़कर सभी का पे स्केल लागू हो गया था। हमें लगा कि हमारे लिए भी कुछ बेहतर हो रहा है। जैसी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब लेवल 12 से 12A बनाया गया, वहां पर सब कुछ जारी कर दिया गया। आपने भी देखा होगा, और वहां पर यदि आप देखोगे लेवल 12 का वेतन 78,000 जो मेरे हाथ में अभी है, तो वैसे 78,800 से शुरू है, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब शुरू होते हैं 1,16,700। पे बैंड 4 लेवल 12A, जो पे बैंड 4 का 37,400 से लेकर 67,000 तक का जो पे बैंड है, उसकी बात कर रहा हूं। और हो जाए, कोई नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि एसएस कमीशन वाले भी 14 साल में रिटायर होते हैं, उनको भी फायदा दिलाना है। अधिकारी बन के आए हैं, नो प्रॉब्लम। यदि इस प्रकार की चार्मिंग, इस प्रकार का आकर्षण, सुविधाएं नहीं होंगी तो अफसर का तो अकाल पड़ जाएगा। कौन सेना में आएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, ये बात तो तय है। लेकिन क्या उस चक्कर में डिफेंस का जो नॉन प्लान बजट तो होता है, उसे क्या दूसरे के हिस्से से उठाकर कहीं और डाला तो नहीं जा रहा? उस विषय में आगे भी चर्चा जारी रहेगी। इसलिए आज का थर्ड एमएसीपी जो 24 साल में, तीसरी एमएसीपी जो 24 साल बाद हवलदार जी को दी जाती है, इस आस में कि सारे नायब सूबेदार नहीं बनते, वैकेंसी कभी कभी नहीं होती, कभी तो 14 साल में भी नायक नहीं बनते, 18-19 तक हवलदार का नंबर नहीं पड़ता है, 26वें साल में नौकरी बढ़ा करके भी कभी कभी ओवर एज हो जाता है। यदि एक व्यक्ति 21 साल का लगभग लास्ट एज जो इन्फेंट्री की पहले होती थी, में भर्ती हो रहा है और ओवर 44 अगर वो हो रहा है, पास भी है, सब कुछ है, तो भी वो नायब सूबेदार नहीं बनता है। इसलिए 24 में इंतजार करने के बाद उसे कितना बेनिफिट होगा, पहले उस पर बात करते हैं। तो 16 साल में यदि हवलदार जी, उससे पहले कोई बन गया उसकी बात नहीं हो रही है, यदि नायक था या सिपाही भी था, तो 16 साल में उनका इंडेक्स होता है जो हवलदार इंडेक्स, क्योंकि पहले 8 साल में नायक इंडेक्स जो 3 नंबर बोला था मैंने, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, 6 नंबर इंडेक्स, वहां पर चार्ट लगा के दे दूंगा स्क्रीन पर, आप देखिएगा। जो डिफेंस इंडेक्स टेबल एक्सेप्ट एमएनएस है, उसे देखिएगा आप, तो वह है 33,900। हवलदार जी शुरू होते हैं 29,200, उससे ऊपर पहले निकल जाता है। और वहां पर से जब 24 साल में जो हवलदार जी के इंडेक्स बनते हैं, वहां पर 24वें साल में हवलदार जी का इंडेक्स मीन्स इंक्रीजमेंट, क्योंकि सिपाही से मेजर साहब तक 24 इंडेक्स हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के 18, फिर कर्नल साहब के 16, फिर घटते क्रम में, ऐसा होना भी चाहिए। हमारे हालांकि सूबेदार मेजर साहब के भी 24 इंडेक्स, नौकरी 4 ही साल करते हैं इन्फेंट्री के सूबेदार मेजर, विकृत सी बात है, चलिए, लेकिन जैसा है उसकी बात करते हैं। तो ये है 42,800। पहले हवलदार जी 24वें साल में पहुंच जाते हैं। ये हवलदार जी के खुद का 14वां इंडेक्स होता है, यानी कि 2 एमएसपी मिलने के बाद भी अभी भी हवलदार जी अपने खुद के डिफेंस इंडेक्स जो 24वां 57,500 है, उससे 42,000 पर है, यानी कि 8-7-15,000 अब भी खुद के वेतन से नीचे ही है। इसी बात की तो आरोपी थी कि शॉर्ट सर्विस में हम अपने अंतरिम वेतनमान तक नहीं पहुंचते हैं, इसका कुछ फायदा दो। दिया कितना, उस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर 24 साल के बाद जब हवलदार जी लेवल 6 में जाते हैं, तो जेसी नंबर तो उनका नहीं आता, एमएसीपी नायब सूबेदार लिखा हुआ आएगा। और 25वें साल में यदि नहीं बनती और नौकरी बढ़ा रखी है 26 साल हवलदार जी की, तो 44,100, 44,100 इंडेक्स नंबर 15 उनका वैसी हो जाना था। मैं 14 इंडेक्स की जैसे बात बता रहा हूं, तो वहां पे उनको अपग्रेड जो एमएसीपी थर्ड, तीसरी एमएसीपी नायब सूबेदार की जो मिलती है, वहां पर अगला इंडेक्स, यानी उसके पैरेलल में 44,100 के लेवल 6 का कौन सा इंडेक्स उससे ऊपर है, ये नियम है। जब अपग्रेडेशन मिस्ट्री चलाऊंगा तो उसमें आपको पेज नंबर और रेफरेंस सहित दे दूंगा।
तो यहाँ पर 44,900 यदि कोई व्यक्ति नायब सूबेदार नहीं बना, 16 या 16 के बाद हवलदार बना, वो इतना ही जाता है। यानी एमएसीपी मिल गई पहले 16 में, 18 में रैंक मिली हवलदार की, तो कोई इंक्रीजमेंट नहीं लगती, 6 पे कमीशन में मिलती थी और लेवल अपनी नहीं थे, ग्रेड पे जुड़ती थी। इसलिए आज 2014 या उससे पहले के रिटायर का पेंशन तीनों आरोपी के बाद भी खुद मेरे रैंक की 11,630 रुपया, सॉरी 11,000 नहीं 1130 रुपया अब भी अधिक है। एक पे कमीशन आया, उस बीच 10 साल आए, महंगाई बढ़ी, हम लोग उनसे पीछे, वाह क्या उल्टी गंगा है, बहुत अच्छा वो आरपी दी। थैंक यू भारत सरकार के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टोटल बेनिफिट हवलदार जी को जो होता है वो नायब सूबेदार एसीपी मिलने पर 800 रुपये मात्र का, कितना 800 रुपये मात्र, और अगले साल 1 साल और 26 नौकरी करेंगे, अंतिम वेतन पहुंचेगा 46,200, 46,200। 5200 जोड़ दो, 51,400 होता है, उसका आधा कर दीजिए आप, तो होता है 25,700। तो एक रैंक बहुत सारी पेंशन जैसा कहते हैं हम लोग, तो 22,000 से लेकर 26,000 तक, या जिसे ऑर्डिनरी नायब सूबेदार आप कह सकते हैं, या एसीपी नायब सूबेदार जो ठीक ठाक पहुंच गए हैं, तो इतना ही पेंशन भी है। आगे बात करते हैं। तो अब देखेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का 13 साल में, यानी कि हवलदार जी की सर्विस पूरी होगी, अपने अंतिम वेतनमान तक पहुंचे नहीं, 57,524वां इंडेक्स है, दोबारा बता रहा हूं, 46,000 से ऊपर गए नहीं, तो 11,000 समथिंग अभी भी पीछे ही हैं खुद के। तो फिर पेंशन बनेगी कहां से जब बेसिक तक पहुंचे ही नहीं है। चलिए अधिकारियों का देखते हैं क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे अधिकारियों के बराबर दे दो, लेकिन रेशो और एक बाजार में दो भाव और घोड़ा गाड़ी किस प्रकार की जाती है उसकी बात हो रही है। मेजर साहिब 6 साल में बनते हैं तो 69,400, 69,400, पे बैंड 3 6600 का ग्रेड। तो यहां पर शुरू होते तो 13वें साल में उनका खुद का वेतन 85,300, इंडेक्स नंबर 8 देख लेना। और 14वें साल में जब 13 साल पूरे होने जब लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं तो इंडेक्स नंबर 9 उनका 87,900 होना चाहिए यदि लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बन रहे होते। अब बनने पर पे बैंड 4 जाने पर, तो पे बैंड 4 में लेवल 12A, नॉट 12 का मैं पहले ही बता दिया, 12 78,800 ही है मात्र। तो लेवल 12A जो है 1,16,700 रुपया है। तो वहां पर अगर आप उनका 14वें साल में 87,900 जहां पर जाना चाहिए था, यदि पे बैंड 4 में नहीं जा रहे होते तो बेहतर जाने चाहिए। लेकिन बेनिफिट कितना हो रहा है उसको घटाकर आपका निकलेगा 1,16,700 में। आप जब उनका 87,900 घटा देंगे तो ये निकलेगा 28,800, यानी कि बेसिक पे में बढ़त जो 14वें साल में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की हुई वो हुई बनने पर 28,800। ये है वो मास्टर रैंक, मास्टर की, जहां पर 14 साल एसएस करने के बाद भी इस पे बैंड का फायदा सबको मिले। और मिनिमम सर्विस अभी भी 6 साल बची हुई है, क्यों 20 मिनिमम है, 57 नौकरी करेंगे, 25 में लेफ्टिनेंट कर्नल भी बनेंगे। इसलिए कहता हूं अधिकारी कभी भी जो लेफ्टिनेंट आ गया वो कर्नल ही रिटायर होगा, और उससे नीचे रिटायर होगा तो बीआरएस होगा। बीआरएस इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। अच्छा है, इसी प्रकार से 4 माह हमारे लिए रखा नहीं गया है, उस पर आगे बात करता हूं, पहले इसे फिनिश कर दें। तो केवल एक का पूरी नौकरी में बढ़त हुई 800। हवलदार जी बैकबोन ऑफ जूनियर लेवल, बैकबोन ऑफ सोल्जर्स कहते हैं ना हम लोग। और फर्क पड़ा यहाँ पर वेतन वृद्धि का दोनों का 36 गुना का, 28,800 को 800 का 36 गुना होता है। अब देखते हैं कि इस देश के सर्वोच्च वेतन मिलता किसको है। महामहिम राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी का वेतन 5 लाख, बेसिक वेतन, अन्य सुविधाएं की बात नहीं हो रही। सिपाही का वेतन 21,700, 21,700 का अब 36 गुना करते हैं तो वो निकलता है 7,81,200, यानी कि संविधान की सभी प्रकाष्ठों से आप ऊपर निकल गए हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि संविधान हमें क्या प्रोटेक्ट कर रहा है। राष्ट्रपति जी, महामहिम जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हुए ये हो क्या रहा है। मेरा उनसे भी प्रश्न है, आग्रह है। साथ ही
प्रधानमंत्री जी से भी सवाल है। माना अधिकारियों ने पॉलिसी अपने को देखते हुए बनाई 100%, क्योंकि डिफेंस बजट लिमिटेड होता है। अगर हमारे लिए पॉलिसी बनाए तो उनके लिए कम नहीं पड़ जाएगा? मांगा क्यों नहीं? तीनों जनरल साहब ने सिग्नेचर कैसे कर दे इस विकृत पे स्केल और पॉलिसीज पर? और वो पॉलिसी जिसे 60% नौकरी अटेंड ही नहीं करती। सेना में नायक और हवलदार की नौकरी 60% है, जिनकी नौकरियां 22 साल में समाप्त हो जाती है। तीसरी एसीपी लेंगे ही कहां से, जब तीनों एसीपी की पॉलिसी एक डिफेंस के 60% सोल्जर पर लागू हो ही नहीं रही? तो इसका पीरियड कम क्यों नहीं किया गया पहले? तो फिर जैसे उसको नॉन गजेटेड स्केल देके वहां पर पहुंचने पर भी बेनिफिट कहां से होगा? यदि गजेटेड स्केल में होते तो लोएस्ट गजेटेड लेवल 8 वेतन 47,600, तब कम से कम 3,500 का फायदा यहाँ पर हवलदार जी को हो रहा था। ये है वो सच। और मिलिट्री सर्विस पे में भी अंतर होता या खुद उनकी बढ़ा दी जाती। चलो इस पे बाद में बात करता हूं, पहले इसी को कवर करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न, छोटा सा आग्रह। साहब, पॉलिसीज अधिकारियों ने सिफारिश की, माना अपने मुताबिक की, ब्यूरोक्रेट्स ने उसे ढाला कागजों में, दस्तावेजों में, और सरकार ने, तीनों जनरलों ने उसमें साइन किए, रक्षा मंत्री ने साइन किया और प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट ने उसे पास कर दिया। आप सर्वोच्च पद पर हैं, सवाल किससे पूछूं? किसके पास आशा, किसके पास लेके जाएंगे? ये प्रश्न बार बार मैं आपको महाभारत काल की याद दिलाता हूं। प्रधानमंत्री जी, ये न कहिए कि मैंने इतने करोड़ दे दिए, इतने ओआरपी दे दी, 70 दिन का बोनस आप रेलों को देंगे, ताली बजाने आ जाएंगे हमारे साथ दीपावली में। फौज का क्या जाता? हमने हाँ सा भी तो बोलना है। क्या हम केवल ताली बजाने, प्रेजेंटेशन और दिखावे की चीज रह गए? क्या हम केवल प्रैक्टिकल की चीज रह गए? कि हम पर ही प्रैक्टिकल करें? अग्निवीर लाके जो रक्षा बजट बचेगा उससे ही हथियार खरीदे जाएं? एक देश एक कानून लाते हैं आप, एक नेता एक पेंशन कब लाओगे? वहां से नहीं पैसा आता। जितने सारे टैक्स की चोरियां होती, क्या उन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती? अन्य अन्य तरीके हैं, लेकिन सब सेना का ही हिस्सा मारो, फौज को कम कर दो, अग्निवीर ला करके पैसा बचा लो। तो ये प्रश्न, एक विदुर प्रश्न मैं करता हूं। महाभारत की 3 नीतियां थी। शकुनी नीति जो बहुत समय तक हावी रही, कृष्ण नीति जिसने न्याय दिलाया, और विदुर नीति। अभी के लिए कृष्ण नीति की बात मैं आपसे नहीं करूंगा। मोदी जी, आपसे मैं बात करता हूं कि विदुर नीति में विदुर जी जब धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, राजन बार बार ये ना कहें कि मैं अंधा हूं। देखिए महाराज, गायें अपने पुत्र को खुशबू से सूंघती हैं और पहचान लेती है, आंखों का इस्तेमाल नहीं करती। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, वैद्य ज्ञान से देखते हैं। इसलिए ठीक उस हिस्से का अक्षरे लिखने को कहता है, क्योंकि वो अपने ज्ञान की दृष्टि से भीतर देख रहा होता है। राजा अपने बेहतर गुप्तचरों के, अपनी प्रजा के बेहतर सवालों से प्रजा को देख रहा होता है। प्रत्यक्ष राजा की आंखें, उसकी प्रजा उसके गुप्तचर होते हैं। तो आपके सिपह सलाहकार कौन है? आगे विदुर कहते हैं, यदि वो चापलूस हो, आपको गलत सलाह दें, तो उन्हें अपने से दूर रखे, और सही सलाह जो राज्य के लिए बहुत जरूरी है। और इसी बात पर ना मानने पर वो बार बार उन्होंने यही कहा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं अंधा हूं। तो हुआ क्या? एक धर्म युद्ध को जन्म हुआ। इसलिए सेना के इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए आप बीआरएस को ओआरपी नहीं मिलेगी, ज्यादा नौकरी करते रहो, आप सर्विस पॉलिसी, सर्विस हालात को तीनों सेनाध्यक्ष, एमओडी, ब्यूरोक्रेट्स क्या सर्विस हालात बेहतर नहीं कर सकते? ताकि व्यक्ति संघर्ष करे, कोर्स करे, डेडिकेटेड रहे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा, उसका खुद की सेल्फ डेवलपमेंट होगी, वो आगे तक जाने की सोचेगा। जब वहां चार्म होगा, चार्म यहाँ खत्म होता है। इसलिए सिपाही बार बार हम पर दबाव बनाते थे, अधिकारी लोग, कोर्स कराओ साहब इनको, मैवरिंग क्यों नहीं करा रहे हो, ये नायक क्यों नहीं बनना चाहता है? सर उसे पता है 30 साल बाद भी क्या ले लूंगा, इसलिए वो आराम से 15-17 साल करेगा, फिर उतने ही साल डीएससी में करेगा, पेंशन लेगा दोनों पेंशन मिला के 70,000, और हम लोग 50 नहीं पकड़ पाए। तो इतना मूर्ख ना समझिए सिपाही को, पॉलिसी में गड़बड़ है, वो जबरदस्ती नहीं जा रहा है। एक होनहार सैनिक जो सुबेदार मेजर बन सकता था, जो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दे के जाता, लोगों को कोर्सेज कराता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का विकास होता, ये यहाँ पर रोका जा रहा है। और ये जो बार बार प्रैक्टिकल अग्निवीर या अन्य चीजों से लाकर, या इस प्रकार की पॉलिसियों से लाकर सेना के बीच ना करें, सेना को बचा लें। और हम लोगों का हमारा अधिकार, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इन विसंगतियों को सुधार दें। मांग ही क्या रहे हैं? वही मांग रहे हैं जो कागज में एक्चुअल होना चाहिए था। बहुत ज्यादा जवान नहीं मांगते, नहीं भी दोगे तो गरीब आदमी भी रोटी खाता है। और ये गुजारिश है मेरी, जब भी
किसी भी मैटर को ओआरपी का कैप्सूल से ये बीमारियां ठीक होने वाली नहीं है। इसकी सर्जरी कीजिए महाराज, इसके लिए सर्जरी की जरूरत है। दोबारा रिफॉर्म कीजिए, दोबारा जब 8th पे सीपीसी में इन विसंगतियों को सुधार कर एक बेहतर सेटअप, एक बेहतर प्रमोशन, उच्च रैंक, कम इंक्रीजमेंट, इस प्रकार से जब ऊपर लेवल पर इंक्रीजमेंट की इतनी जरूरत नहीं है, जैसे आप लोगों के 18, 16, 14, 12, 6, 5 इस तरह से, तो व्यक्ति यानी जवान अपने अंतिम वेतन तक वैसे ही पहुंच जाएगा जिसे आप ओआरपी का अधिकतम मान सकते हैं। उस आधार पर बाकियों को वहां पर धीरे धीरे जो आप दे रहे हैं, लेकिन बहुत उसका पॉलिसी ठीक इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम अधिकारी अपने फायदे के लिए लाए हैं। 18 साल तक मेजर होते थे पहले, अभी 13 में लेफ्टिनेंट कर्नल, और अंतर आपको मैंने दिखा दिया है। इसलिए वो मैक्सिमम ही है। कोई बटालियन ऐसी नहीं है जिसमें 20 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बने, सब 13 में बनते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की कोई बटालियन ऐसी नहीं है जिसमें 16 साल में ही हवलदार बन जाए, जरूरी नहीं है। जैसा मैं कह दिया, 26 में नौकरी पूरी होने के बाद, बढ़ाने के बाद भी कभी कभी या तो ओवरवेज हो जाता है या तो वैकेंसी नहीं रहती, हवलदार में ही घर आना पड़ता है। यदि पॉलिसी बेहतर होती, कम से कम अच्छा वेतन और पेंशन लेके जाते, और जो डेडिकेटली जीसीओज बन जाते उनको यदि गजेटेड स्केल दे देते तो अपने काउंटर पार्ट के बराबर होते। जहां पर आपने 5th सीपीसी में सेकंड लेफ्टिनेंट को एबोलिश किया कि सिविल काउंटर पार्ट के साथ सिमिलरिटी के लिए सीआईसीटी से लेकर विभिन्न प्रकार के एड टू सिविल अथॉरिटी और अन्य डिपार्टमेंटों के काम करने के लिए प्रोटोकॉल चाहिए होता, तो क्या नैब सुधार का प्रोटोकॉल नहीं था? एक स्टार देने में क्या जा रहा था महाराज? आज भी एक नहीं, नैब सुधार के स्टार 2 होने से ये लड़ाई आजीवन जारी रखूंगा। और आप सभी सैनिक, पूरा देश सहयोग करें, साथ दें, मेरे वीडियोज को एमओडी, प्रधानमंत्री और पूरे देश में फैलाएं। ये सब आपके फायदे के लिए। इसमें मैं कोई नेता नहीं बनने जा रहा हूं, कोई किसी पार्टी का मैं अध्यक्ष नहीं हूं, किसी दिल्ली या कहीं बैठकर मैं चेहरा नहीं चमका रहा हूं। हालांकि लोग काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, आपको पता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, मुझे किसी का पता नहीं है। लेकिन एमओडी के पास जो रिपोर्ट है वो बहुत खराब है कि चंदा लेने के लिए आते हैं, पार्टियों के भड़काए हुए हैं, विदेशी फंडिंग आती है, ये आता है, वो आता है। ये एलआईयू की रिपोर्ट है। ऐसी खराब छवि से बचने का यही तरीका है कि इस प्रकार से फॉर्मेटेबल वीडियोज प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और पूरे एमओडीज में पहुंचने चाहिए ताकि हमें न्याय मिल सके। यदि इसमें कहीं भी त्रुटि है तो आप मेरी पेंशन को तुरंत प्रभाव से बंद करिए। और जो सभी साथी सुन रहे हैं, इसमें अगर कुछ जोड़ना है, कुछ बेहतर सुझाव आपके पास हैं, और अपने कमेंट से जरूर दें। और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ, अपने अधिकारों के साथ, अधिकार और सम्मान की इस लड़ाई के साथ, और बने रहें देश के साथ, बने रहें सैनिकों के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।